दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा था सरैया। दिन में यहाँ की सड़कें लोगों की भीड़ से भरी रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। उसी कस्बे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और चमचमाता हुआ शॉपिंग मॉल था, जिसका नाम था सिटी स्क्वायर मॉल। बाहर से देखने में ये मॉल किसी बड़े शहर जैसा लगता था, लेकिन उसके अंदर गरीब और अमीर के बीच फर्क साफ दिखाई देता था। उसी मॉल की पार्किंग में काम करती थी एक लड़की, जिसका नाम था रीना। रीना बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता रामकिशोर रेलवे स्टेशन के बाहर चाय का ठेला लगाते थे और उसका छोटा भाई दीपक कॉलेज की पढ़ाई के साथ मेडिकल स्टोर पर काम करता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को खाना तक ठीक से नहीं बन पाता था, लेकिन फिर भी रीना के पिता हमेशा अपनी बेटी से कहा करते थे कि बेटी चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। रीना ने अपने पिता की ये बात अपने दिल में उतार ली थी। वो पार्किंग में पूरी ईमानदारी से काम करती थी और किसी भी गाड़ी वाले को गलत तरीके से पार्किंग नहीं करने देती थी। कई बड़े लोग उससे नाराज भी हो जाते थे, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की उम्मीद थी। उस दिन शाम के करीब 7 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और पार्किंग में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी अचानक एक काले रंग की फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार से पार्किंग में घुसी। गाड़ी इतनी तेजी से आई कि वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड भी डर गए। वो गाड़ी सीधे वीआईपी एंट्री के सामने जाकर रुक गई और बाकी गाड़ियों का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। गाड़ी के अंदर से 4 लड़के बाहर निकले, जिनके कपड़े और अंदाज देखकर ही समझ आ रहा था कि वे बहुत रसूखदार लोग हैं। उनमें से एक लड़का बाकी सबसे अलग था। चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था विक्रांत यादव, जो इलाके के पूर्व मंत्री जगदीश यादव का बेटा था। इलाके में उसका इतना खौफ था कि लोग उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लिया करते थे। रीना धीरे से उसके पास गई और हाथ जोड़कर बोली कि सर, कृपया गाड़ी थोड़ा साइड में लगा दीजिए, बाकी गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी। ये सुनते ही विक्रांत हंसने लगा और अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला कि देखो, ये लड़की मुझे नियम सिखा रही है। उसके बाद वो रीना के करीब आया और बोला कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। रीना ने शांत आवाज में कहा कि सर, आप चाहे जो भी हो, लेकिन यहां सबको नियम मानने पड़ते हैं। ये सुनते ही विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिगरेट नीचे फेंकते हुए कहा कि अपनी औकात में रहो, तुम सिर्फ पार्किंग संभालती हो, मुझे कानून मत सिखाओ। लेकिन रीना ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और बोली कि सर, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। यह सुनते ही विक्रांत ने गुस्से में अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। लगभग 10 मिनट बाद वहां पुलिस की बोलेरो आकर रुकी। उसमें से थाना सरैया का दरोगा महेंद्र पाल बाहर उतरा। लंबा चौड़ा शरीर और चेहरे पर ऐसी अकड़ जैसे पूरा कानून उसकी जेब में हो। वो सीधे विक्रांत के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला कि कौन है वो लड़की। विक्रांत ने उंगली से रीना की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद महेंद्रपाल रीना के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाते हुए बोला कि बहुत कानून झाड़ रही है तू। रीना घबरा गई, लेकिन उसने डरते हुए कहा कि सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये गलत तरीके से गाड़ी पार कर रहे थे। लेकिन दरोगा ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और उसका हाथ पकड़ लिया। वहां खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ बोल सके। रीना रोते हुए कहने लगी कि सर, छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी विक्रांत ने अपनी गाड़ी का पिछला शीशा खुद पत्थर मारकर तोड़ दिया और जोर से चिल्लाने लगा कि इस लड़की ने मेरी गाड़ी से सोने की चेन चोरी करने की कोशिश की है। वहां मौजूद लोग सब समझ रहे थे कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कोई भी मंत्री के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसके बाद दरोगा महेंद्रपाल ने रीना को जोरदार थप्पड़ मार दिया। रीना जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दरोगा को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने रीना को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में धक्का दे दिया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और रीना पूरी तरह भीग चुकी थी। वो लगातार रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। पुलिस की गाड़ी उसे लेकर सीधे थाने पहुंच गई। लगभग आधे घंटे बाद ये खबर रीना के घर पहुंची। जैसे ही दीपक को ये बात पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने पिता रामकिशोर को लेकर भागता हुआ थाने पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रीना लॉकअप के अंदर बैठी रो रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा डर से कांप रहा था। अपनी बेटी की हालत देखकर रामकिशोर की आंखों में आंसू आ गए। वो सलाखों के पास जाकर बोले कि बेटी, डर मत, हम तुझे यहां से निकाल लेंगे। ये सुनते ही रीना रोते हुए बोली कि बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहां से निकाल लो। ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बहन की हालत देखकर दीपक का खून खौल उठा। वो सीधा दरोगा महेंद्रपाल के कमरे में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला कि साहब, मेरी बहन निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन महेंद्रपाल कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था।
उसने बिना ऊपर देखे कहा कि भाग यहां से वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। दीपक रोते हुए बोला कि साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी मदद कर दीजिए। ये सुनते ही महेंद्रपाल अपनी कुर्सी से उठा और दीपक के करीब जाकर बोला कि गरीब हो तो गरीबों की तरह रहो, बड़े लोगों से टकराने की औकात मत रखा करो। इसके बाद उसने सिपाहियों को इशारा किया और दीपक व उसके पिता को धक्के मारकर थाने से बाहर निकलवा दिया। बाहर बारिश हो रही थी और दोनों बाप बेटे सड़क किनारे बैठे रो रहे थे। तभी अचानक दीपक को एक बात याद आई। कुछ दिनों पहले उसने सोशल मीडिया पर जिले के नए एसपी अरविंद राठौर का वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा हो तो सीधे मुझे फोन करना। ये बात याद आते ही दीपक ने कांपते हाथों से अपना पुराना मोबाइल निकाला और उस नंबर को ढूंढने लगा। उसके पिता ने निराश होकर कहा कि बेटा, बड़े लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन दीपक की आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी थी। उसने कांपते हाथों से वो नंबर डायल कर दिया और फोन की घंटी बजने लगी। दोस्तों, थाने के बाहर बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था और उसी सड़क किनारे एक टूटी हुई बेंच पर रीना का पिता रामकिशोर और उसका भाई दीपक बैठे हुए थे। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दीपक के हाथ लगातार कांप रहे थे क्योंकि उसने पहली बार जिले के एसपी को फोन लगाया था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी और हर सेकंड उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। आवाज आई कि हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं। ये सुनते ही दीपक की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो फोन पर ही रोने लगा। दूसरी तरफ से वही आवाज फिर आई कि भाई, पहले शांत हो जाओ और बताओ क्या बात है। मैं एसपी अरविंद राठौर बोल रहा हूं। ये सुनते ही दीपक को थोड़ा हौसला मिला। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया कि साहब, मेरी बहन को पुलिस वालों ने झूठे केस में पकड़ लिया है। वो एक मॉल की पार्किंग में काम करती है और वहां एक मंत्री का बेटा शराब पीकर आया था। उसने गलत तरीके से गाड़ी पार्क की तो मेरी बहन ने उसे मना कर दिया। बस इसी बात पर उसने अपनी दोस्ती वाले दरोगा को बुलाकर मेरी बहन को चोरी के झूठे केस में बंद करवा दिया। मेरी बहन निर्दोष है साहब, उसने कुछ नहीं किया। ये कहते कहते दीपक फिर रोने लगा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। उसके बाद एसपी अरविंद राठौर ने पूछा कि कौन सा थाना है। दीपक ने तुरंत कहा कि सरैया थाना साहब। ये सुनते ही अरविंद राठौर की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि सरैया थाना पहले से ही कई शिकायतों की वजह से बदनाम था। उन्होंने फिर पूछा कि अभी तुम लोग कहां हो। दीपक बोला कि साहब, हम लोग थाने के बाहर बैठे हैं, हमारी बहन अंदर लॉकअप में बंद है। उसने रोते हुए कहा कि अगर आज हम अपनी बहन को नहीं निकाल पाए तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये सुनते ही एसपी साहब की आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा कि तुम लोग कहीं मत जाना, मैं खुद वहां आ रहा हूं। ये सुनते ही दीपक और उसके पिता एकदम चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले का इतना बड़ा अफसर खुद उनकी मदद करने आएगा। फोन करते ही रामकिशोर ने अपने बेटे की तरफ देखा और पूछा कि क्या बोले एसपी साहब। दीपक ने कहा कि बाबूजी, वो खुद यहां आ रहे हैं। ये सुनते ही रामकिशोर की आंखों में हल्की सी उम्मीद दिखाई देने लगी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर अभी भी था, क्योंकि सामने मंत्री का बेटा था। उधर दूसरी तरफ एसपी अरविंद राठौर अपने सरकारी बंगले में बैठे कुछ जरूरी फाइलें देख रहे थे। उम्र लगभग 35 साल, लंबा कद, आंखों में तेज और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधियों की बोलती बंद हो जाए। पूरे जिले में उनकी ईमानदारी की चर्चा थी। लोग कहते थे कि अरविंद राठौर गरीबों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, लेकिन अपराधियों के लिए वो मौत जैसे हैं। उन्होंने कई बड़े नेताओं और माफियाओं को जेल भिजवाया था, लेकिन उनकी यही ईमानदारी कई भ्रष्ट पुलिस वालों को पसंद नहीं थी। दीपक का फोन सुनने के बाद अरविंद राठौर अपनी कुर्सी से उठे और सीधे खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर बारिश हो रही थी और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा कि आखिर कब तक गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर अजय सिन्हा को फोन लगाया और कहा कि तुरंत मेरे बंगले पर पहुंचो। लगभग 15 मिनट बाद अजय सिन्हा वहां पहुंच गए। जैसे ही वो कमरे के अंदर आए, उन्होंने देखा कि एसपी साहब बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अजय सिंह ने पूछा कि क्या बात है सर। तब अरविंद राठौर ने उन्हें पूरी घटना बताई। ये सुनते ही अजय सिन्हा भी गुस्से से भर गए और बोले कि सर, अगर ऐसा है तो हम अभी फोर्स लेकर चलते हैं और उस दरोगा को वही सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन अरविंद राठौर ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अजय, इस बार मैं देखना चाहता हूं कि आम आदमी के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं। मैं वहां एसपी बनकर नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही अजय सिन्हा चौंक गए। उन्होंने पूछा कि फिर कैसे जाएंगे सर। अरविंद राठौर ने धीरे से कहा कि एक गरीब आदमी बनकर। मैं देखना चाहता हूं कि जब सामने कोई ताकतवर इंसान ना हो तो ये पुलिस वाले गरीबों के साथ क्या करते हैं। ये सुनते ही अजय सिन्हा की आंखों में सम्मान साफ दिखाई देने लगा। इसके बाद अरविंद राठौर अपने कमरे में गए
और कुछ देर बाद साधारण से कपड़े पहनकर बाहर निकले। उन्होंने एक पुराना सा कुर्ता पहना, नीचे लुंगी बांधी, पैरों में साधारण चप्पल पहन ली और चेहरे पर एक मास्क लगा लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। यहां तक कि उनके हाथ में एक पुरानी सी थैली भी थी ताकि वो बिल्कुल आम आदमी लगे। अजय सिंह उन्हें देखकर कुछ सेकंड के लिए पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि सर, अगर कोई आपको पहचान गया तो। अरविंद राठौर हल्का सा मुस्कुराए और बोले कि यही तो मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ना पहचाने। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के 4 भरोसेमंद पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में तैयार रहने के लिए कहा। फिर सभी लोग 2 गाड़ियों में बैठकर सरैया थाने की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर अरविंद राठौर खामोश बैठे रहे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लगभग 40 मिनट बाद उनकी गाड़ी थाने से करीब 100 मीटर दूर एक चौराहे पर जाकर रुकी। वहां उतरने के बाद अरविंद राठौर ने अपनी टीम को वहीं रुकने के लिए कहा और बोले कि जब तक मैं मिस कॉल ना दूं, कोई भी थाने के अंदर नहीं आएगा। अगर मामला ज्यादा बिगड़ता है तभी तुम लोग अंदर आना। ये कहकर उन्होंने अपना फोन जेब में रखा और बारिश में भीगते हुए अकेले थाने की तरफ चल पड़े। रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। सड़कें सुनसान थी और बारिश की बूंदें उनके कुर्ते को पूरी तरह भिगो चुकी थी। जैसे ही वो थाने के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीपक और रामकिशोर अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। दोनों की हालत देखकर उनका दिल भर आया। वो धीरे से उनके पास गए और बोले कि तुम लोग ही दीपक और रामकिशोर हो। ये सुनते ही दोनों खड़े हो गए। दीपक ने पूछा कि आप कौन हैं? तब अरविंद राठौर ने धीरे से कहा कि मैं वही हूं जिससे तुमने फोन पर बात की थी, लेकिन फिलहाल मुझे कोई पहचान ना सके इसलिए मैं इस भेष में आया हूं। ये सुनते ही दोनों बाप बेटे की आंखें फटी रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले का एसपी उनके सामने एक गरीब आदमी के भेष में खड़ा है। इसके बाद अरविंद राठौर ने उन्हें पूरी घटना दोबारा विस्तार से बताने के लिए कहा। दीपक ने रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनते सुनते अरविंद राठौर की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि अब तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक अरविंद राठौर इस जिले का एसपी है तब तक किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। ये कहकर वो सीधे थाने के अंदर जाने लगे और दूसरी तरफ थाने के कमरे में बैठा दरोगा महेंद्रपाल शराब का गिलास हाथ में लिए जोर जोर से हंस रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दोस्तों, रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और उसी बारिश में भीगते हुए साधारण कुर्ता और लुंगी पहने एसपी अरविंद राठौर धीरे धीरे सरैया थाने की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और हाथ में एक पुरानी सी थैली थी। उन्हें देखकर कोई भी यही सोचता कि कोई गरीब मजदूर या ठेला लगाने वाला आदमी थाने आया है। जैसे ही वो थाने के गेट के अंदर पहुंचे, वहां बैठे एक हवलदार ने उन्हें घूरते हुए पूछा कि अरे ओ, कहां घुसे चले आ रहे हो? क्या काम है यहाँ? अरविंद राठौर ने बिल्कुल साधारण आदमी की तरह सिर झुकाकर कहा कि साहब, मेरी भतीजी को पुलिस वाले पकड़ कर लाए हैं, मैं उसी के बारे में बात करने आया हूं। हवलदार ने गुस्से से कहा कि कौन है तेरी भतीजी? तब अरविंद राठौर बोले कि साहब, उसका नाम रीना है। ये सुनते ही हवलदार हंसने लगा और बोला कि अच्छा, वो चोरनी तेरी भतीजी है। इसके बाद उसने गाली देते हुए कहा कि जा अंदर, दरोगा साहब बैठे हैं, वही बात करेंगे। अरविंद राठौर धीरे धीरे चलते हुए थाने के अंदर पहुंचे। वहां एक तरफ कुछ पुलिस वाले बैठे चाय पी रहे थे और दूसरी तरफ लॉकअप के अंदर रीना चुपचाप जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह डरा हुआ था। जैसे ही रीना की नजर उस साधारण आदमी पर पड़ी, वो कुछ समझ नहीं पाई। उसे लगा शायद कोई रिश्तेदार आया होगा। उधर दरोगा महेंद्रपाल अपने कमरे में कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा शराब पी रहा था और उसके सामने मंत्री का बेटा विक्रांत यादव बैठा जोर जोर से हंस रहा था। दोनों मिलकर रीना का मजाक उड़ा रहे थे। विक्रांत हंसते हुए कह रहा था कि ऐसी लड़कियों को यही सबक मिलना चाहिए जो बड़े लोगों से बहस करती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महेंद्रपाल ने गुस्से में कहा कि कौन है बे? तभी अरविंद राठौर अंदर आए और धीरे से बोले कि साहब नमस्ते। महेंद्रपाल ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि कौन हो तुम? तब अरविंद राठौर ने बहुत ही साधारण आवाज में कहा कि साहब, मैं रीना का चाचा हूं। मुझे पता चला कि आपने उसे पकड़ लिया है, इसलिए मैं उससे मिलने आया हूं। यह सुनते ही विक्रांत यादव हंसने लगा और बोला कि देख महेंद्र, अब पूरी खानदान लाइन लगाकर आएगा। महेंद्रपाल ने भी हंसते हुए कहा कि बोल क्या कहना है। इसके बाद अरविंद राठौर ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मेरी भतीजी बहुत सीधी लड़की है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। आप लोग उससे पूछताछ कर लीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। ये सुनते ही महेंद्रपाल गुस्से में बोला कि तू हमें सिखाएगा कि क्या करना है? तेरी भतीजी ने मंत्री जी के बेटे की गाड़ी से चोरी की है, अब वो सीधे जेल जाएगी। लेकिन अरविंद राठौर शांत रहे। उन्होंने कहा कि साहब, अगर कोई लड़की पहली बार किसी मामले में पकड़ी भी जाती है तो उसे रात में लॉकअप में नहीं रखा जाता। कानून इसकी इजाजत नहीं देता
ये सुनते ही महेंद्रपाल की आंखें सिकुड़ गई। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा कि अबे तू कौन सा वकील है जो हमें कानून सिखा रहा है। अरविंद राठौर बोले कि साहब मैं तो बस इतना जानता हूं कि एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला कांस्टेबल होना जरूरी है और रात के समय महिला को लॉकअप में बंद नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही वहां बैठे बाकी पुलिस वाले भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि सामने वाला आदमी सही कह रहा है। लेकिन महेंद्रपाल का अहंकार अब और बढ़ चुका था। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा कि ज्यादा कानून मत झाड़, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। इसके बाद अरविंद राठौर ने शांत आवाज में कहा कि साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो आप मुझे किस बात में अंदर करेंगे। ये सुनते ही विक्रांत यादव बीच में बोल पड़ा और बोला कि महेंद्र इस बूढ़े को भी अंदर कर दे, बहुत बोल रहा है। इसके बाद महेंद्रपाल अरविंद राठौर के बिल्कुल करीब आ गया और बोला कि सुन बे, यहां कानून हम बनाते हैं, अगर चाहूं तो अभी तेरे खिलाफ भी चोरी का केस लगा दूं और फिर जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ये सुनते ही अरविंद राठौर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने कहा कि साहब पुलिस वालों का काम गरीबों को डराना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। सरकार आपको तनख्वाह इसलिए देती है ताकि आप आम लोगों की मदद कर सकें, न कि बड़े लोगों के लिए झूठे केस बनाएं। ये सुनते ही महेंद्रपाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने गाली देते हुए कहा कि साले तू हमें ईमानदारी सिखाएगा। इसके बाद वो अचानक आगे बढ़ा और अरविंद राठौर का गला पकड़ लिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद पुलिस वाले भी घबरा गए, क्योंकि मामला अब हाथापाई तक पहुंच चुका था। महेंद्रपाल ने गुस्से में हाथ उठाया और बोला कि आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन जैसे ही उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, उसी पल अरविंद राठौर ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर महेंद्रपाल चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला आदमी इतनी तेजी दिखाएगा। अगले ही पल अरविंद राठौर ने दूसरे हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला और अपना आई कार्ड निकालकर सीधा महेंद्रपाल के सामने कर दिया। जैसे ही महेंद्रपाल की नजर उस आई कार्ड पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जिस आदमी का गला पकड़कर वो थप्पड़ मारने जा रहा था वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि जिले का एसपी अरविंद राठौर था। ये देखते ही विक्रांत यादव की भी हालत खराब हो गई। उसके हाथ से शराब का गिलास नीचे गिर गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा चुका था। महेंद्रपाल तुरंत पीछे हट गया और डर के मारे कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी अरविंद राठौर ने अपना मास्क हटाया और गुस्से भरी आंखों से महेंद्रपाल की तरफ देखते हुए कहा कि क्यों दरोगा जी, अब बताओ किसे अंदर करोगे। ये सुनते ही महेंद्रपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोला कि साहब मुझसे गलती हो गई। लेकिन अरविंद राठौर का गुस्सा अब फूट चुका था। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी टीम को एक मिस कॉल दे दी। लगभग 2 मिनट बाद थाने के बाहर कई गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। अगले ही पल सिविल ड्रेस में आए पुलिस वाले तेजी से थाने के अंदर घुस गए। पूरी टीम सीधे अरविंद राठौर के सामने आकर खड़ी हो गई और सलाम ठोक दिया। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ लॉकअप के अंदर बैठी रीना ये सब देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये साधारण सा दिखने वाला आदमी अचानक जिले का एसपी कैसे निकल गया। उसी वक्त अरविंद राठौर ने गुस्से में कहा कि सबसे पहले उस लड़की को लॉकअप से बाहर निकालो और उसके बाद इस दरोगा का पूरा हिसाब किया जाएगा। दोस्तों, पूरे थाने के अंदर सन्नाटा छा चुका था। कुछ मिनट पहले तक जो दरोगा महेंद्रपाल कुर्सी पर बैठकर शराब पीते हुए अपनी ताकत का घमंड दिखा रहा था, वही अब कांपते हुए एसपी अरविंद राठौर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और माथे से पसीना लगातार बह रहा था। दूसरी तरफ मंत्री का बेटा विक्रांत यादव भी बुरी तरह घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गरीब आदमी का वो मजाक उड़ा रहा है वही जिले का एसपी निकलेगा। उधर अरविंद राठौर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सबसे पहले लॉकअप की तरफ देखा, जहां रीना अभी भी डरी सहमी बैठी हुई थी। इसके बाद उन्होंने जोर से कहा कि तुरंत लड़की को बाहर निकाला जाए। ये सुनते ही एक सिपाही भागता हुआ गया और कांपते हाथों से लॉकअप का दरवाजा खोल दिया। रीना धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा डर की वजह से पीला पड़ गया था। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नजर सीधे अरविंद राठौर पर गई। अब उसे समझ आ चुका था कि यही वो इंसान है जो गरीब आदमी बनकर उसकी मदद करने आए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अरविंद राठौर ने बहुत शांत आवाज में उससे पूछा कि बेटा तुम ठीक हो। ये सुनते ही रीना फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। ये सुनते ही अरविंद राठौर ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा
कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं इस जिले में हूं तब तक कोई भी गरीब के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम की तरफ देखा और कहा कि सबसे पहले मेडिकल टीम बुलाओ और लड़की का मेडिकल करवाया जाए। अगर इसके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी हुई होगी तो एक एक पुलिस वाले पर केस दर्ज होगा। ये सुनते ही थाने में खड़े सभी पुलिस वालों के चेहरे उतर गए, क्योंकि अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। इसके बाद अरविंद राठौर धीरे धीरे चलते हुए दरोगा महेंद्रपाल की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उन्होंने सामने रखी शराब की बोतल उठाई और गुस्से में जमीन पर दे मारी। बोतल टूट गई और शराब पूरे फर्श पर फैल गई। इसके बाद उन्होंने महेंद्रपाल की तरफ देखते हुए कहा कि अब बताओ दरोगा जी, किस जुर्म में इस लड़की को गिरफ्तार किया गया था? महेंद्रपाल डरते हुए बोला कि साहब, इसने चोरी की थी। ये सुनते ही अरविंद राठौर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोले कि झूठ मत बोलो। अगर चोरी हुई थी तो लिखित शिकायत कहां है? FIR कहां है? महिला कांस्टेबल कहां थी? गिरफ्तारी मेमो कहां है? ये सुनते ही महेंद्रपाल की बोलती बंद हो गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी अरविंद राठौर ने वहां खड़े मुंशी को आवाज लगाई और कहा कि कंप्लेंट रजिस्टर लेकर आओ। मुंशी भागता हुआ गया और कुछ ही सेकंड में रजिस्टर लेकर आ गया। अरविंद राठौर खुद रजिस्टर के पन्ने पलटने लगे। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन कहीं भी रीना के खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं थी। ये देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने महेंद्रपाल की तरफ घूरते हुए कहा कि मतलब तुमने बिना किसी लिखित शिकायत के एक लड़की को रात में लॉकअप में बंद कर दिया? तुम्हें कानून की इतनी भी समझ नहीं है या फिर जानबूझकर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? ये सुनते ही महेंद्रपाल के पैर कांपने लगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि साहब, गलती हो गई। लेकिन अरविंद राठौर ने गुस्से में कहा कि यह गलती नहीं, अपराध है। तुम जैसे लोग पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करते हो। तुम्हारी वजह से गरीब आदमी पुलिस स्टेशन आने से डरता है। इसके बाद उन्होंने विक्रांत यादव की तरफ देखा, जो अब तक चुपचाप खड़ा था। अरविंद राठौर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने डरते हुए कहा कि जी, विक्रांत यादव। अरविंद राठौर ने कहा कि तुम पूर्व मंत्री जगदीश यादव के बेटे हो ना? ये सुनते ही विक्रांत ने सिर झुका लिया। इसके बाद अरविंद राठौर ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता नेता है, इसलिए तुम किसी गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, कानून को अपनी जेब में रखोगे। ये सुनते ही विक्रांत ने डरते हुए कहा कि साहब, गुस्से में गलती हो गई। लेकिन अरविंद राठौर ने उसकी बात काटते हुए कहा कि गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में कुछ करे। तुमने जानबूझकर झूठा केस बनवाया, एक निर्दोष लड़की को रात में थाने में बंद करवाया। अगर आज मैं यहां ना आता तो शायद तुम लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते थे। ये सुनते ही रीना फिर रोने लगी। बाहर थाने के गेट पर खड़े उसके पिता रामकिशोर और भाई दीपक को जब ये पता चला कि अंदर खुद SP साहब पहुंचे हैं, तो दोनों दौड़ते हुए अंदर आए। जैसे ही रीना ने अपने पिता को देखा, वो उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रामकिशोर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बार बार SP साहब के पैरों में झुकने लगे, लेकिन अरविंद राठौर ने तुरंत उन्हें रोक लिया और बोले कि ऐसा मत कीजिए, ये मेरा फर्ज है। अगर पुलिस गरीबों की रक्षा नहीं करेगी तो फिर इस वर्दी का कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही वहां मौजूद कई पुलिस वालों ने शर्म से सिर झुका लिया। इसके बाद अरविंद राठौर ने अपनी टीम की तरफ देखा और आदेश दिया कि दरोगा महेंद्रपाल को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। ये सुनते ही महेंद्रपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत रोने लगा और बोला कि साहब, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अरविंद राठौर ने सख्त आवाज में कहा कि जब तुम एक गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे तब तुम्हें उसके परिवार का ख्याल नहीं आया। कानून सबके लिए बराबर होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मंत्री के बेटे विक्रांत यादव के खिलाफ भी झूठा केस दर्ज करवाने और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में FIR दर्ज की जाए। ये सुनते ही विक्रांत पूरी तरह डर गया। उसने तुरंत अपने पिता को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद राठौर ने उसका फोन छीन लिया और बोले कि अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। इसके बाद थाने के अंदर मौजूद सभी पुलिस वालों के सामने महेंद्रपाल की नेम प्लेट और बेल्ट उतरवा दी गई। ये देखकर पूरा थाना सन्न रह गया, क्योंकि इलाके में पहली बार किसी दरोगा के साथ ऐसा हो रहा था। दूसरी तरफ रीना और उसका परिवार लगातार रोए जा रहा था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। इसके बाद अरविंद राठौर ने रीना से कहा कि बेटा, अब तुम अपने घर जाओ और बिल्कुल मत डरना। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। ये सुनते ही रीना ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, अगर आज आप नहीं आते तो शायद मैं जिंदा घर नहीं लौट पाती। ये सुनते ही पूरे थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और दूसरी तरफ अरविंद राठौर की आंखों में भी दर्द साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर उस रात वो समय पर नहीं पहुंचते तो एक गरीब लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती थी। दोस्तों, अगली सुबह पूरे मुजफ्फरपुर में सिर्फ एक ही खबर फैल चुकी थी कि सरड़िया थाने के दरोगा महेंद्रपाल को
खुद एसपी अरविंद राठौर ने रात में रंगे हाथों पकड़ा और उसी थाने में उसकी वर्दी उतरवा दी। ये खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। दूसरी तरफ रीना अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन रात का डर अभी भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी मां पूरी रात उसे सीने से लगाकर रोती रही। उधर मंत्री का बेटा विक्रांत यादव अपने पिता जगदीश यादव के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा और वहां पहुंचते ही दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। जगदीश यादव गुस्से में बोले कि अरविंद जी, आप जानते नहीं हैं कि आपने किसके बेटे पर केस किया है। ये सुनते ही अरविंद राठौर कुर्सी से उठे और बोले कि कानून की नजर में ना कोई मंत्री होता है और ना उसका बेटा। अगर आपका बेटा निर्दोष है तो कोर्ट उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर उसने एक गरीब लड़की को झूठे केस में फंसाया है तो सजा जरूर मिलेगी। ये सुनते ही जगदीश यादव का चेहरा उतर गया। दूसरी तरफ एसपी साहब ने रीना और उसके परिवार को ऑफिस बुलाया। पहले तो वे लोग डर रहे थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो अरविंद राठौर ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि विक्रांत यादव के खिलाफ मानहानि और झूठा केस दर्ज करवाने की शिकायत करनी होगी, ताकि भविष्य में वह किसी और गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। पहले तो रामकिशोर डर गए, लेकिन फिर रीना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि साहब, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनते ही अरविंद राठौर मुस्कुराए और बोले कि बस यही हिम्मत चाहिए। इसके बाद केस कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में जब मॉल की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो सच सबके सामने आ गया कि विक्रांत ने खुद अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ा था और रीना पूरी तरह निर्दोष थी। ये देखकर कोर्ट ने विक्रांत यादव को कड़ी फटकार लगाई और उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। दूसरी तरफ महेंद्रपाल को विभाग से सस्पेंड कर दिया गया और जांच शुरू हो गई। पूरे जिले में लोग पहली बार पुलिस की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी गरीब को इंसाफ मिलते देखा था। उधर रीना दोबारा उसी मॉल में काम पर लौट आई, लेकिन इस बार लोग उसे एक साधारण लड़की नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल मानने लगे थे। और दूसरी तरफ एसपी अरविंद राठौर अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए बस एक ही बात सोच रहे थे कि अगर हर पुलिस वाला अपनी वर्दी की इज्जत समझ जाए तो इस देश में कोई गरीब कभी अन्याय का शिकार ना हो। दोस्तों, कुछ महीनों बाद सरैया कस्बे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते नहीं थे, क्योंकि पूरे जिले में ये बात फैल चुकी थी कि एसपी अरविंद राठौर गरीबों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। दूसरी तरफ रीना की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई थी। वो फिर से उसी मॉल की पार्किंग में काम करने लगी थी, लेकिन अब लोग उसे सम्मान की नजर से देखते थे। कई लड़कियां उससे प्रेरणा लेने लगी थी, क्योंकि उसने डरने के बजाय सच का साथ दिया था। उधर विक्रांत यादव और दरोगा महेंद्रपाल दोनों कोर्ट और जांच के चक्कर काट रहे थे। उनकी वजह से जो बदनामी हुई थी, उससे बड़े बड़े नेताओं ने भी दूरी बना ली थी। एक दिन रीना अपने पिता और भाई के साथ एसपी ऑफिस पहुंची। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। जैसे ही वे लोग अरविंद राठौर के कमरे में पहुंचे, रीना की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, अगर उस रात आप नहीं आते तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये सुनते ही अरविंद राठौर हल्का सा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, याद रखना, इंसाफ देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसके बाद उन्होंने रीना के भाई दीपक के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अपनी बहन का हमेशा साथ देना, क्योंकि जिस घर के भाई मजबूत होते हैं उस घर की बेटियां कभी कमजोर नहीं पड़ती। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। इसके बाद रीना और उसका परिवार वहां से चला गया और अरविंद राठौर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगे। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उस रात उन्होंने सिर्फ एक लड़की को नहीं बचाया था, बल्कि कई गरीब लोगों के टूटते हुए भरोसे को भी बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की, जिन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनकर गरीब आदमी बनकर एक निर्दोष लड़की को इंसाफ दिलाया। आप क्या कहना चाहते हो ऐसे पुलिस अधिकारियों के बारे में और उन लोगों के बारे में जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियां लाने का हौसला मिलता रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।